नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस के प्रीवियस वर्ष के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। प्रश्न नंबर 1 आपका है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। अब विभिन्न दूरियों को फोकसित कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। अब इस समायोजित वर्ड से ही आप कैच कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जरा दृष्टि दोष, बी समंजन, सी निकट दृष्टि, डी दृष्टि दीर्घ दृष्टि। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, विभिन्न फोकस दूरियों को समायोजित, जब हमारी समंजन क्षमता होती है उसके कारण ही हम समायोजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 2 देखेंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि किसी वस्तु को देखकर उसका जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको पूछा गया है, वो क्या कहलाता है या वो प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं। ऑप्शन ए कार्निया, परतारिका, पुतली और दृष्टिपटल। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देखिए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बनता है आपका दृष्टिपटल पटल पर। तो ये कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पश्चिमाभि द्वारा, डी परितारिका द्वारा। तो आप बताएंगे जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हमारी जो बताई थी पश्चिमाभि मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा ही हमारे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए देखेंगे, क्या परावर्तन अपवर्तन तथा विक्षेपण होता है, क्या अपवर्तन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन सी अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन डी विक्षेपण प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि हमारा सबसे पहले क्या अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा और फिर आंतरिक परावर्तन होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 5 देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है ना। तारे का या तारे हमें टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, बी वायुमंडल में प्रवृत्ति अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, सी वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, डी बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही तारों के टिमटिमाने का कारण है और हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तब अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यानी कि जब हमारी आँखों पर प्रकाश पड़ता है और वो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ को, तो वो कहाँ पर होता है वो बताएंगे आप। क्या क्रिस्टलीय लेंस पर ये घटना होती है, क्या सूक्ष्ममंडल कार्निया पर होती है, या परितारिका पर, या पुतली पर। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी कार्निया, जिसे हम स्वच्छमंडल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, आँख में प्रवेश करने वाले
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है ना, या नियंत्रित कहाँ से होती है। जो प्रकाश की मात्रा कम ज़्यादा, मतलब कभी तेज प्रकाश आ जाए तो आप आंख बंद कर लेंगे, कम प्रकाश आ जाए है ना, तो उसकी वजह से ये कौन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए पश्चिमाभि मांसपेशियाँ, नेत्र लेंस, पुतली, और डी कार्निया। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरस्थ बिंदु, ये ध्यान रखें, दूरस्थ बिंदु अलग 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 होता है और निकट बिंदु अलग होता है, ठीक है। दूरस्थ बिंदु की जगह अधिकतम बिंदु भी लिखा होगा तो एक ही बात होगी। तो आप यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लिया है मैंने कि दूर बिंदु क्या होता है या दूरस्थ बिंदु क्या होता है। तो सोच समझ के जवाब देंगे। 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। देखिए स्वस्थ व्यक्ति दे रहे हैं यहाँ पर, एक पीड़ित व्यक्ति भी दे देंगे, रोगी व्यक्ति भी दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ को आपको फोकस करना होगा कि क्या लिखा है इसमें, उसके बाद ही आंसर पर टिक लगाएंगे। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यदि स्वस्थ व्यक्ति है और दूर बिंदु दिया गया है तो आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप यानी कि अच्छी तरह से देख पाता है, देख सकता है, यदि वस्तु की दूरी आंख से, यानी कि आंख से वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए तब वो सुस्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, बी 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, सी 100 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर के बीच, डी 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच। आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको बताया था कि जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति होता है उसकी निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम कितना होता है, अनंत तक होता है। तो यदि इन दोनों के बीच में अगर वो वस्तु रखी हुई है तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। 25 से कम रखी तब भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, और अनंत से अधिक है तो भी नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 10। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, देखिए यहाँ न्यूनतम पूछ दिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लें कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी आपसे 100% एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसलिए इसको अच्छे से देखे जाएं। देखिए 11, 14, 18, 19, 20 लगातार कितने वर्षों में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछी गई है तो आप जवाब देंगे कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 11 देखेंगे। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप देखने में असमर्थ है, यानी कि दूर की रखी वस्तुओं में देखने में असमर्थ है, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा। इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि दूर की वस्तुओं में देखने में असमर्थ है तो कौन सा होगा, और निकट की वस्तु को देखने में असमर्थ कब होता है, कौन सा दोष होता है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आप इसमें ऑप्शन बताएंगे। ए दीर्घ दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। जब नहीं देख सकता है तो कोई ना कोई तो दोष है, डी तो गलती हो जाएगा ना, कोई नहीं, और जरा दृष्टि होगा नहीं। अब दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में से एक ऑप्शन सही होगा, वो आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा 11 का। देखिए निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या दिया गया है कि व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, और निकट की यानी कि देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की साफ देखता है और दूर की साफ दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को दूर का साफ दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए कौन सा चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। आंसर देंगे इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, निकट और दूर, ठीक है। दूर में कम शब्द हैं और इधर क्या होता है उत्तल, इधर होता है उत्तल
और अवतल। ठीक है, उत्तल अवतल। तो उत्तल में कैसा होता है, उत्तल में कम होते हैं तो उत्तल के लिए कम, और निकट ज़्यादा है तो निकट के लिए ज़्यादा वाला शब्द। यानी कि उत्तल में कम शब्द छोटा वर्ड है और इधर दूर भी छोटा वर्ड है, तो उत्तल के दूर के लिए उत्तल हो जाएगा, निकट में ज़्यादा है अवतल में ज़्यादा वर्ड है तो निकट के लिए अवतल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 12 का अवतल लेंस हो जाएगा, ना कि अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट आंसर है, दूर दृष्टि से पीड़ित होगा तो उसके लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु बिंब बनता है। जिसको दूर दृष्टि दोष होगा तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, रेटिना से आगे बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा, या कहीं नहीं बनेगा, है ना। ऐसे ऑप्शन के तो तुरंत हटा देंगे कहीं नहीं वाले को। तो ये हमारा बनेगा रेटिना से पीछे बनेगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है और दूर की वस्तु ही इसे साफ दिखाई देती है। तो यानी कि जहाँ हमारा रेटिना होता है तो रेटिना जहाँ पे होता है वहाँ से ये पीछे बनने लगेगा। ठीक है, इधर बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ बनेगा। अब ये बताएंगे जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका बिंदु कहाँ बनेगा, तो उसका बनेगा कहाँ पर, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर, बी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, सी अनंत पर, डी अनंत से कम दूरी पर। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 25 से कम, क्योंकि निकटतम जो मेरा स्पष्ट देखने की वो होता है दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जब ये 25 से कम बनने लगेगा, है ना, तभी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति समझ लो कि वो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है जिसको 25 सेंटीमीटर से कम दूरी का दिखाई देता है, यानी कि निकट वस्तु ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती है उसको। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु कितना होता है। यानी कि जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका निकटतम बिंदु कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 से कम दूरी पर, ऑप्शन सी 25 सेमी से अधिक दूरी पर, और ऑप्शन डी अनंत पर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 से अधिक दूरी पर। 17 देखेंगे, वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतितकरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक होगा क्रांतिक कोण से कम होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, या फिर ठीक 90 डिग्री होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रांतिक कोण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है तथा सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा दिखाई देता है। देखिए ये तो सीधा सीधा और उल्टा उल्टा ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप देखेंगे सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, या उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। होता तो वो उल्टा है लेकिन दिखाई कैसा देता है, हमें सीधा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगी, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। तो आप बताएंगे कि जो प्रकाश अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब प्रकाश रंगों में विभाजित होगा तो क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 19, सूर्य के श्वेताभ प्रतीत होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब होता है, सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय के सूर्यास्त के समय। ठीक है,
और दोपहर के समय या सूर्यास्त के काफ़ी समय के बाद। ठीक है, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोपहर के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट पूछा गया, तो इसके जस्ट अपोजिट देख लेंगे क्या है। इसका जस्ट अपोजिट हमारा इसमें कौन सा आंसर है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2/3। 3/2 का 2/3 है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। नोट कर ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्वाधिक विचलन किस में होगा, जो सबसे नीची किरण होगी। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, हिंदी में बताई थी बयानी हप्पी नाला, और इंग्लिश में बताई थी विवग्योर। तो सबसे पहले कौन सा आता है, बी आता है, यानी कि वैगनी या वॉयलेट। तो जो विचलन होता है सबसे अधिक वो किस रंग का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और वैगनी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन। अब सिंपल सी बात, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। सबसे नीचे आ रहा है वैगनी, तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है, विवग्योर। R4 क्या आता है, रेड आएगा, तो आपका लाल रंग का विचलन सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब तरंग दैर्घ्य उसकी ही अधिक होगी जिसका विचलन कम होगा, यानी कि जो अपने मार्ग से कम विचलित होगी उसकी ही तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो विचलन कम किसका था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में लाल रंग का, तो तरंग दैर्घ्य भी उसका अधिक हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, या हरे रंग के लिए, या पीले रंग के लिए। तो आप, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, और देखो कई बार पूछा भी गया है ना। तो आप बताएंगे कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वैगनी रंग के लिए। 26 देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक अब न्यूनतम किसके लिए, अधिकतम किसके लिए और न्यूनतम किसके लिए, आप जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दोनों में अपोजिट है, तो वो बैगनी रंग के लिए अधिकतम है, तो लाल के लिए न्यूनतम होगा, सिंपल है। 27 देखेंगे, देखिए इस तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं दोनों ही सवाल। ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत अगर नोट्स से आप पढ़ रहे हैं तो आप इन सवालों को कर पाएंगे कि आपको क्या फार्मूला बताया गया था ना, तो उसके माध्यम से आप इसका देंगे कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, या जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो बताएंगे क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो आप इसमें लगाएंगे कि जैसे एयर के सापेक्ष वाटर का है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं आपको, एयर के सापेक्ष वाटर का, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, सी होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम इसका लिख देते हैं, और जल में प्रकाश की चाल लिखेंगे आप, है ना, तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, बी होता है। ठीक, अब इसमें इसको रख देंगे, तो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3 वो 4/3। जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है, तो आप 4/3 लिख देंगे यहाँ पे, 4/3 इंटू 3 × 10⁸। ठीक, अब भी हमारा पूछा गया है, अब बी का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जाएगा, 4b हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 × 10⁸ हो जाएगा। तो b बराबर करेंगे 9 × 10⁸, अपान में कितना हो जाएगा, 4। अब 4 का भाग 9 में लगाएंगे तो 4 दूनी 8 होता है, बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे
नहीं, 4 दूनी 8, बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे और फिर कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 4 दूनी 8, 10 हो गया ना, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, तो 2.25 इंटू 10⁸ 8 और इसके साथ मीटर पर सेकंड लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो ये राइट आंसर आप देखेंगे, ये आंसर किस में दिया गया है, 2.25, तो 2.25 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को लगा लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना। इस तरह से आपको कई सवाल बताए गए हैं और इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, सेम इसके ही तरह ये भी लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है, इसमें भी n बराबर दिया गया है। ठीक, जैसे n बराबर आपका 3/2 दिया गया है। ठीक है, और b बराबर आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप लगा देंगे अपवर्तनांक n बराबर किसमें, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपको 3/2 दिया गया है, अपवर्तनांक 3/2 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ तो ये कर लेंगे 3 × 10⁸। ठीक है, ये आपका 2 था, तो b का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, बराबर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर करेंगे 6 × 10⁸ अपान क्या हो जाएगा, 3 से 6 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है तो जिसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा है। इसका भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करें। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी था। ठीक है, और आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो, इतना देखते हो ना, देखने के बाद आप लोगों से लाइक भी नहीं होता है, तो और कम से कम दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है तो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी हम वीडियो बना सकें। ठीक है, और इसी तरह वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट टॉपिक के और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो चैनल पर जाके पीछे की वीडियो सारे टॉपिक वाइज पढ़ाए गए हैं, वो केमिस्ट्री की वीडियो हो चाहे आपके बायो की वीडियो हो, सभी पढ़ा दिए गए हैं। और ये फिजिक्स के चल रहे हैं इस समय, तो सभी टॉपिक वाइज वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एंड लाइक एंड कमेंट करते रहा करें। थैंक यू।